आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति की समय जो पराकाष्ठा है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। कारण चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। कारण जनता के बीच संपर्क करना शुरू हो गया है। कारण यहां पर अपने आप को साबित करने की जो कवायद है, जो जद्दोजहद है, वो शुरू हो गई है। क्योंकि 24 का आम चुनाव पास आ गया है। 24 के आम चुनाव को लेकर सबकी रणनीति है और सबके अपने अपने वादे हैं। तो सबकी अपनी अपनी यहाँ बात है कि इस बार हम एक ऐतिहासिक परिवर्तन करने जा रहे हैं। जहां बीजेपी इस बार अपनी हैट्रिक की बात को कहती नजर आ रही है, तो वही विपक्ष कह रहा है कि इस बार बीजेपी का जो विजयी रथ है वो इस बार रुकने वाला है और जनता इस बार बीजेपी को सत्ता की कुर्सी से उखाड़ फेंकने वाली है। खैर, अब यहाँ पर बीजेपी को जीतने का मौका मिलता है या विपक्ष यहाँ पर एक अलग रणनीति से काम करता है, पर कुल मिला के जो चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण और दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अपने आप को साबित करने में लग गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब चुनाव जीतना होता है तो बूथ स्तर तक आपको मजबूती होना जरूरी है और उस आबादी के पास पहुंचना जरूरी होता है जो आबादी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम बात कर रहे हैं कृषि क्षेत्र की। भारत कृषि प्रधान देश है और आज भी 60% से ज्यादा आबादी गांव में निवास करती है। और हमने लगातार देखा है तमाम चुनावों के माध्यम से कि जो वोट परसेंटेज है वो गांव से ही बढ़ता है, क्योंकि गांव के लोग इस मताधिकार को प्रयोग करने, अपने अधिकार को प्रयोग करने में सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अभी हाल में ही संपन्न हुआ निकाय चुनाव में बड़े बड़े महानगरों में महापौर पद के लिए जब चुनाव हुआ तो महज 36% वोटिंग स्पष्ट करती है कि शहर के लोग चुनाव में अब ज्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं। पर गांव में जैसे 60%, 52%, 72% तक वोटिंग स्पष्ट करती है कि आज भी लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाने में गांव के लोग पीछे नहीं होते हैं। खैर, जरूरी है क्योंकि चुनाव अहम है और यहाँ पर लोकतंत्र के महापर्व को मनाने का अगर उत्साह नहीं होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोकतंत्र के महापर्व का होने का अर्थ ही क्या। खैर, यहाँ पर चूंकि चुनावी रणनीति है और चुनावी रणनीति को सबसे अहम कड़ी है वो है आपका बूथ स्तर। बूथ स्तर तक आपको मजबूत होना है। बूथ स्तर पर यहाँ पर मजबूत होने के लिए लगातार कवायदें जारी है। कवायद इस तरह से कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरह से चर्चाएं चल रही है, हम देख रहे हैं जिस तरह से बूथ स्तर तक यहाँ पर मेहनत की जा रही है। जहाँ बीजेपी एक तरफ तमाम चर्चाओं के माध्यम से जनता से संपर्क साधने में लगी हुई है, तो विपक्षी पार्टियां भी यहाँ पीछे नहीं है और लगातार तमाम माध्यमों से जनता के बीच जा रही है। बीजेपी टिफिन पर चर्चा, चाय पर चर्चा, चौपाल चर्चा, महारैली, रैली, जनसभाओं और सबसे महत्वपूर्ण बात है अलग अलग जिलों में अलग अलग राजधानियों प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने 9 साल के कार्यकाल को गिनाने का प्रयास कर रही है और जनता को बता रहे हैं कि हमने 9 साल के कार्यकाल में जो जो कहा था उसमें से अधिकांश चीजों को हमने पूरा कर दिया। चाहे राशन योजना की बात हो, चाहे किसान योजना सम्मान निधि की बात हो, चाहे राम मंदिर एजेंडे की बात हो, चाहे अनुच्छेद 370 की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे स्वच्छता मिशन की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे इज्जत घर की बात हो। तमाम चीजों को यहाँ पर बीजेपी के द्वारा पूरा करने की बात बीजेपी के लोगों द्वारा कही जा रही है। तो भाई कांग्रेस भी इस बार इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए बूथ स्तर पर मजबूत होने का प्रयास कर रही है और इसके लिए कवायद शुरू हो चुकी है, रणनीति बन चुकी है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी इस बार बूथ स्तर पर अपने अध्यक्ष नियुक्त करने जा रही है और पूरी मजबूती के साथ यहाँ पर निकाय चुनाव का जैसा बाखबर न देते हुए आपको आगे बढ़ने का प्रयास करती नजर आ रही है। तो भाई आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर मजबूती के साथ लड़ते हुए अपने एक अलग तरह की नीति के साथ गांव चलो अभियान, जिसकी शुरुआत आज जालौन से हो गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने इसकी शुरुआत की और पंचायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विनय पटेल ने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट कहा था कि इस बार हम एक अलग तरह की रणनीति गांव चलो अभियान लेकर आए हैं और बताएंगे कि क्या आम आदमी पार्टी किस तरह से काम कर रही है। जहां आम आदमी पार्टी अभी नगर पंचायतों में जीत कर आई है वहां पर काम होना शुरू हो गया है और वहां का मॉडल आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से कुछ अलग ही हटकर नजर आएगा और इसको जनता स्वीकारेगी और समझेगी भी। और जो लोकसभा क्षेत्र में जब चुनाव होंगे तब एक अलग तरह का रणनीति और अलग तरह के विषय अंतर के साथ हम मैदान में उतरेंगे। तो भाई समाजवादी पार्टी भी हमने देखा है कि लगातार कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं और अखिलेश यादव चुनावी रथ लेकर यहाँ पर लोक भवन यात्रा लेकर निकल पड़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अखिलेश यादव नैमिषारण्य से अपने चुनावी
व्यवस्थाओं का आगाज कर चुके हैं। तो वहाँ बीजेपी द्वारा यहाँ पर हमने देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी अयोध्या से अपने चुनावी जो संगनाद है उसका आगाज कर दिया है और अयोध्या की तमाम चीज़ों को बताते हुए कहा है कि रणनीति बेहतर है और जो हमने किया है उसके आधार पर हम 80 सीटें जीतते जा रहे हैं। महत्वपूर्ण चर्चा विषय हमारे साथ मैं जरूर करा दूं। विवेक सिंह प्रवक्ता भाजपा से अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे आम आदमी पार्टी इमरान लतीफ अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सुभाषपा के रूप में यहाँ पर दयाराम भार्गव अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो प्रवक्ता भाजपा से रहेगा। विवेक भाई, चुनाव महत्वपूर्ण है, एक एक समय एक एक क्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बड़ा आम चुनाव है और ये आम चुनाव तमाम चीज़ों की दिशा निर्देश को तय करेगा। जहाँ एक तरफ आप 2 बार के कार्यकाल करने के बाद हैट्रिक की बात कर रहे हैं तो वहीं विपक्षी दल कह रहा है कि इस बार आपका विजयी रथ होने वाला है और इस बार विपक्षी एकता मजबूत होकर यहाँ अपनी कुर्सी पर विराजने वाली है, जिसके लगातार मेहनत चल रही है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस भी इस अभियान के साथ चल रही है। आम आदमी पार्टी गाँव चलो अभियान चला रही है, समाजवादी पार्टी यहाँ पर अलग तरह से रणनीति बनाते हुए अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह फूंक रही है। शिविर आयोजित कराए जा रहे हैं। अखिलेश यादव स्वयं लोक जागरण यात्रा लेकर निकल चुके हैं और हमने देखा है कि लखीमपुर और हरदोई में जिस तरह से जनसमूह उनको यहाँ पर समर्थन देता नजर आ रहा है, कई जगह खतरे की घंटी आपके लिए है। तो वहीं सुभाषपा अगर हम बात करें तो ओम प्रकाश राजभर तमाम समीकरणों के माध्यम से यहाँ पर किसके साथ जाएंगे खैर वो अलग बात है, पर चुनावी आगाज वो भी कर चुके हैं और मजबूत पार्टी के रूप में यहाँ उभरते नजर आ गए लोकसभा चुनाव में। देव भाई, कैसे देखते हैं चुनावी अभियानों को और किस तरह चुनौती आपके लिए मिलेगी, क्योंकि जब सारी पार्टियां यहाँ चुनौती पेश करेंगी तो आपके लिए दिक्कत होना स्वाभाविक है। देखिए गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कार्यकाल में जो हमने काम किए हैं, जो हमारी सरकार ने जनता के अंतिम पायदान पर खड़े आदमी के लिए जो योजनाएं लाई और उस योजनाओं का जो क्रियान्वयन हमने सही ढंग से करके जनता तक लाभ पहुंचाया और लाभ ही नहीं पहुंचाया, उसमें रिकॉर्ड बनाए हैं। चाहे गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का रिकॉर्ड हो, चाहे 100% गाँव तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हो, चाहे उज्ज्वला योजना में गरीबों को सिलेंडर देने का लक्ष्य हो, हर घर शौचालय का लक्ष्य हो, वर्तमान में हर घर जल की योजना पे काम चल रहा है जिसके सार्थक परिणाम बुंदेलखंड आदि क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं जहाँ पे पानी एक समस्या थी। तो ऐसे बहुत से कार्य जो पूर्ववर्ती सरकारों को अपने कार्यकाल में करने चाहिए थे, उन कार्यों को हमने चुनौती के रूप में अपने हाथ में लिया और करके दिखा दिया। ये तो रहा समाज के उस तबके के लिए काम जो निचले पायदान पे आता है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे, विदेश नीति के मुद्दे पे हमने हर क्षेत्र में अपने परचम लहराए हैं। और ये लोकतंत्र में गौरव जी जनता जनार्दन होती है। काफी अंत में सबकी जनता को जांचना है। और आज की जनता बहुत समझदार है, उसको खूब मालूम है कि किसके हाथों में देश सुरक्षित है, किसके हाथों में देश कर्नाटक के तरक्की कर रहा है। ज्यादा समझदारी आ गई जनता में या फिर कोई अब नींद से जागे हैं? देखिए, कर्नाटक से पहले आप गुजरात की भी चर्चा कर सकते हैं। मैं हिमाचल की चर्चा भी गुजरात में हमने इतिहास बनाया है, हिमाचल में हम बहुत मामूली अंतर से कुछ अपने बागियों की हार तो हार है। ठीक बात, मैंने तो ये नहीं कहा कि वो हार नहीं है जी, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में आप कर्नाटक की हार की चर्चा कर रहे हैं, मैं उसी परिप्रेक्ष्य में आप गुजरात की जीत याद दिला रहा हूँ जी। और हार होती है, चाहे एक वोट से हो चाहे एक सीट से हो जी, लेकिन लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष जी दोनों का महत्व होता है। अच्छा, कर्नाटक में जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका दी है, हम मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। जो वादे कांग्रेस ने वहाँ की जनता से किए उसको पूरा करे। अच्छा, हम इसकी निगरानी करेंगे।
पर विवेक भाई और- यहाँ पर एक प्रश्न ये भी है, जिस तरह से कांग्रेस वहाँ पर कर्नाटक में अपनी प्रतिज्ञाओं के साथ गई थी, वहाँ पर 1500 रुपये महिलाओं को, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, पुरानी पेंशन बहाली, बिजली बिल माफ 100 यूनिट और 200 यूनिट में हाफ। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसान सम्मान निधि, किसानों कर्जा माफ। उसी विचारधारा के साथ कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में भी जा रही है। प्रियंका गांधी वहाँ पर ये शपथ लेके आई हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि ये इस तरह की जो प्रतिज्ञाएं हैं ये मास्टर स्ट्रोक हो सकती है कांग्रेस का? क्योंकि इन्हीं प्रतिज्ञाओं के दम पर अभी कर्नाटक में तमाम तरह के धार्मिक विवादों को धता बताते हुए सत्ता बनाकर पहुंची है। देखिए, मैंने कहीं पढ़ा था अच्छा। कि शपथ उन लोगों को खानी पड़ती है जिनके बारे में ये आम होता है कि वो झूठे हैं। अच्छा। उस झूठेपन से बचने के लिए उन्हें शपथ खानी पड़ती है। अच्छा। तो जो लोग आज जनता के बीच जाकर किस तरह के सप्ते ले रहे हैं, इसके पहले जब मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनी थी और एक समय उन्हें मिला था, तो उस कालखंड में उन्होंने कितने किसानों के कर्जे माफ किए थे। अच्छा। इसी तरह कर्नाटक में सरकार तो बन गई, अच्छा। प्रतिज्ञाएं भी आ गई हैं। अब उनका इम्प्लीमेंट कैसे होता है, अच्छा। आगे कैसे क्या होता है, ये देखने का विषय है। इस पे अभी क्योंकि सरकार नहीं है, अभी उसका मूल्यांकन करना ठीक नहीं, उसे एक समय दिया जाना चाहिए। अच्छा। तो उस समय कर्नाटक की सरकार को दिया जाना चाहिए और हम देंगे भी। इसलिए ये कह देना कि जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे उन वादों को पूरा कर ले जाएगी, आज ही फैसला कर देना। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली स्कीम शुरू कर दी है विवेक भाई। देखिए, खतरे की घंटी है आपके लिए। पुरानी पेंशन, स्वीकार भी कुछ कर लिया करिए। पुरानी बड़ा पेंशन- मुद्दा है पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन बहाली राजस्थान में भी कर दी है। उसके क्या इफेक्ट आते हैं, अच्छा। ये सारी चीजें अभी आकलन का इफेक्ट विषय क्या है। आते हैं? बस जो पुराना बीच का जो एरिया है वो आपको देना पड़ेगा। इफेक्ट क्या आएगा? पेंशन तो हमारी व्यवस्थाओं से चली आ रही सुबह से, शुरू से, और चूंकि पेंशन बंद कर दी गई तो यहाँ पर विरोध करना स्वाभाविक है भाई। और लगातार ये मांग चल रही है, नई मांग नहीं है। पेंशन बंद की गई, पेंशन बंद करने के निर्णय किन लोगों ने लिए, तमाम विषय इस पे चर्चा का है। बीच का जो जिस कालखंड में पुरानी पेंशन नहीं दी गई, अच्छा। नई पेंशन स्कीम चली, इस अच्छा। कालखंड के लोगों का कैसे क्या हला भला अच्छा। होगा, देव तमाम भाई, से ऐसे विचार देव भाई, जो यहाँ पर बूथ स्तर पे आपकी तरह ही कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर गांव चलो अभियान लेके चल पड़ी है। समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर, अखिलेश यादव आपको पता है कि लोक जागरण यात्रा लेके निकल पड़े हैं। सुभाषपा भी अपनी अलग नीति पे यहाँ पर काम करती नजर आ रही है। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पर अगर सभी लोग बूथ स्तर पर मजबूत हो जाएंगे तो आपके लिए परेशानी बढ़ेगी? क्योंकि थोड़ा सा अंतर ये है आप में और अन्य पार्टियों में कि आप संगठन स्तर पर बड़े मजबूत हैं। देखिए, हम संगठन स्तर पे मजबूत हैं और हमारा संगठन कोई चुनावी दृष्टिकोण से नहीं रहता है। अच्छा। हमारा संगठन 365 दिन 24 घंटे काम करता है। अच्छा। मैं इसको अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा हूँ, अच्छा। अच्छा, मुझे लगा चुनाव कोई लड़ता उसमें है। अति आत्मविश्वास पे भी नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। हमारे जितने प्रदेश कार्यालय है, आप कभी इसको ट्राई कर लीजिएगा, जी। सारे प्रदेश कार्यालय का एक नंबर जी। 24 घंटे काम करता है। अच्छा। हमारा कोई कार्यकर्ता, कोई संगठन का अंग कहीं से भी चाहे तो हमारे प्रदेश कार्यालय के संपर्क में जब चाहे तब आ सकता है। अच्छा। ये व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्ववर्ती समय से चली आ रही है, और जिस तरह से हम लोग अपने से छोटे कार्यकर्ताओं के लिए, कनिष्ठ के लिए, वरिष्ठ के लिए सबके संपर्क में लगातार बने रहते हैं एक पारिवारिक रूप से, वो भाव मुझे नहीं लगता कि अन्य किसी संगठन में है। अच्छा। हो सकता है, प्रयास करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को देख करके अगर लोग प्रयास कर रहे हैं तो ये अच्छी दिशा में किया गया प्रयास है, इसका मैं नकारात्मकता से नहीं लेता। ठीक है। कदाचित उन्हें भी अगर इस संगठन की ताकत समझ में आती है, लोग जुड़ते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों का भला ही होता है। अच्छा। हाँ, तो कुल मिला के बीजेपी के लिए चुनौती कुछ नहीं है, कोई चुनौती नहीं। भारतीय जनता पार्टी की चाहे आपका गांव चलो अभियान हो, चाहे सपा का शिविर हो, यात्रा हो, चाहे सुभाषपा की अलग नीति हो, देखिए, आपके लिए कोई चुनौती नहीं। गौरव जी, है क्या, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती अपने खुद के रिकॉर्ड है। अच्छा। अपना खुद का लक्ष्य है। अच्छा। जो लक्ष्य हमने आज 80 सीटों का लिया है उत्तर प्रदेश में,
हमारे लिए वही लक्ष्य। हर बार लेते हैं। नहीं, हर बार लेते तो हर बार 19 में भी लिया था, हर बार सार्थक 71 से 64 पे आ गए थे। हर बार बाद में जो जीत कर आए तो जीते हैं आप। देखिए आजमगढ़ रामपुर गौरव जी जी हर बार लक्ष्य लेते तो उस लक्ष्य के लिए प्राणपण से प्रयास करते हैं। अच्छा। हमारा कार्यकर्ता एसी में बैठ करके वो लक्ष्य नहीं लेता। ये कौन सी बात है एसी में? आप एसी की बात क्यों बोलते हैं? हम नहीं ले रहे ये आप ये एसी की बात क्यों बोलने लगते हैं? यही बात सुभाषपा वाले बोलते हैं, यही एसी की बात आपने भी स्वीकार कर ली है। एसी क्या होता है? हम नहीं बोलते। ये एयर कंडीशन में दुनिया के लोग बैठते हैं, आप लोग की बैठ के नहीं होती एसी में? सुन तो लीजिए बात को। हाँ। हम इस लक्ष्य को लेते हैं अपने कार्यकर्ताओं के फीडबैक के दम पे। अच्छा। आपको मजाक लगेगा, मुझे क्यों मजाक लगेगा? सुन लीजिए, अगर हम रायबरेली आज जीतने का दावा करते हैं तो हम रायबरेली की सीट पे पिछले 2 साल से जुटे हुए हैं। अच्छा। आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। जी। हमारा बूथ उस पर काम चल रहा है। अच्छा। हालांकि मुझे इस चीज रणनीतिक रूप से इन चीज़ों का खुलासा या नहीं करना चाहिए। अच्छा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि हम जिन सीटों पे कमजोर थे उन सीटों पे हम पिछले 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। और बूथ हम उस पर प्रक्रिया में चल रहे हैं। ठीक है। और इसी तरीके से चलिए, हमारी लड़ाई अपने खुद के लक्ष्य से है। ठीक है। हमने जो काम किया उस काम को जनता तक पहुंचाना है। नहीं, चुनौती जो विपक्ष जो बनने की कोशिश कर रहा है वो नहीं है। विपक्ष की एकता ही विपक्ष के लिए चुनौती है। अच्छा। वो होनी नहीं है। अच्छा। उस एकता में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस है। अच्छा, कांग्रेस है। कांग्रेस को राहुल गांधी से इतर कोई दिखता नहीं। अच्छा। और राहुल गांधी नहीं आज हमारी डिबेट राहुल हम बता दें होते भी तो कोई बात नहीं थी। अच्छा। और राहुल गांधी विपक्ष के अन्य दलों को समझ में आते नहीं है। अच्छा। मेरे तमाम विपक्षी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, रवीन जी हैं, बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, इमरान लतीफ़ जी हैं जी, सुभाषपा से बैठे हुए हैं जी, इनके सबके नेतृत्व जी, कम से कम मेरा जो आकलन है जी, वो राहुल गांधी से तो परिपक्व है। अच्छा। अब ये परिपक्व लीडरशिप क्या राहुल गांधी की लीडरशिप को एक्सेप्ट करेगी? जी, ये मेरे ख्याल से ये संभव नहीं दिखता। अच्छा। और यही संभव न होते ही कांग्रेस तुरंत इस संयोजन से बाहर का रास्ता पकड़ लेती है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे में ये गठबंधन जो विपक्ष का है ये परवान नहीं चलने वाला। अच्छा, ठीक है। ये सारा जो कुछ तमाशा हो रहा है ये केवल एक शोसेबाजी है। अच्छा। और जनता के मूलभूत मुद्दों पे जिस पे संघर्ष करना चाहिए विपक्ष को, आपको उन मुद्दों से विपक्ष के भागने की कवायद भाषणबाजी नजर आती है। ठीक है, ठीक है। रविन भाई, ये किसी चुनौती नहीं मानते हैं, इनकी चुनौती इनका खुद का लक्ष्य है। 80 सीट जीतने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है और विपक्ष की एकता अब हो जाए यही बहुत बड़ी चुनौती है और हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है। हम मजबूत है, 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं और हमारे लिए कोई भी बड़ा लक्ष्य यहाँ पर नहीं है। हम सब पूरा करने के सक्षम है और विपक्ष की हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। जी, ये अकेले सत्ता में नहीं है, खुद भी बोलते हैं कि हम एनडीए के रूप में सत्ता में हैं। अच्छा। तो बिना एकता के तो ये भी सत्ता में नहीं है। इनकी ही बातें, हमारी बातें तो है नहीं, भूल जाते हैं बार बार। और दूसरी बात यह है कि फिर ये जब सत्ता में हैं तो इनके ज्यादातर 14 साथी इनका साथ छोड़ के जा चुके हैं। जी। तो जो 14 साथी इनके साथ जोड़ के जा चुके हैं जी, तो निश्चित रूप से ये दूसरे पे कटाक्ष करेंगे। अच्छा। एक कटाक्ष बार बार आता है एसी में बैठ के, एसी में बैठ के। हाँ हाँ, अभी भी बोले हैं। हाँ, अभी बोले हैं। तो मैं पूछा इनसे कि आप क्या मीटिंग के कुटिया में होती हैं? इनके भी तो मीटिंगें बड़े बड़े हॉल में होती हैं, वो भी वातानुकूलित होते हैं, पर वो बताया जवाब नहीं दिया बेबे भाई ने। पर आपको एसी में बोलते हैं, एसी बात जरूर बोलते हैं। पूरे प्रदेश में यहाँ तक कि जिले स्तर पे जी 5 स्टार एसी कार्यालय, सेंट्रली एसी कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ है। बिल्कुल बना है। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, वहाँ टूटी कुर्सियां जी और 24 फीट वाले छत वाले मकान मिल जाएंगे बस। जी। समाजवादी पार्टी वालों को बगल वालों से कुर्सी मांगना पड़ता है लीजिए कार्यक्रम करने के लिए। अच्छा। तो एसी में कौन बैठा है यही बता दें। अच्छा। इनके तो कार्यकर्ता से लेके और मुख्यमंत्री जी जो त्याग, मेरे ख्याल से जो सन्यासी बनने का प्रथम कर्तव्य है कि जितने भी उपभोग करने की चीजें उनका त्याग कर देंगे, वो भी एसी में बैठते हैं। अच्छा। इस विषय को नहीं लाना चाहिए, इस विषय को लाने के लिए लगता है बार बोलते हैं। एक बार सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख ने क्या ये बात कर दी एसी वाली बात,
यानी समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए एसी वाला बयान बिल्कुल जग जाहिर हो गया। रविंदर जी, आपने अपनी बात में कांग्रेस का नाम लिया। हाँ। कांग्रेस नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को अपने में व्यक्तिगत संपत्ति में समाहित कर लेती है। अच्छा। कांग्रेस तो वो पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने संगठन को अरे वो तो- मजबूत वो तो करता है, कार्यालय अपने की बात कर कार्यालय रहा है। बनाता है, अपने पैसे से बनाता है। अच्छा। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब रही बात समाजवादियों की, तो समाजवादियों को तो खुला घर कब्जा करने की पुरानी आदत है। अरे ये कौन सी बात है, कब्जा करने की बात बोल रहे हैं आप? अब ये आप कौन सी बता बात रहे समाजवादियों को बगल से कुर्सी मांगनी पड़ती है। अच्छा। ये तो कोई बात हुई रही। हमें मौका मिला, हमने अपने चलिए, तन आपकी मन धन बात से नहीं परिश्रम है करके अभी। कार्यालय आपका टर्न हो बनाया। गया है। रविंद्र भाई बोलेंगे। वो तो कांग्रेस के रविंद्र भाई कार्यालय ही बोलेंगे। कब्जा कर लेते हैं कांग्रेस वाले। अच्छा। नेशनल हेराल्ड का विषय चल रहा है, चलिए, सब लोग ठीक है। जानते रविंद्र हैं। भाई प्लीज मत बोलिए, प्लीज। रविंद्र भाई अपनी बात पूरी करिए। इन्हीं से बुलवा लीजिए। जी नहीं नहीं, वो हो गया, इनका हो गया जस्टिस। नहीं नहीं, इन्हीं को समय देते नहीं, विवेक भाई, आप मत बोलिएगा। प्रचार करने का मौका मिला तो कर ले। नहीं, प्रचार या प्राइम डिबेट प्रचार करने का मौका नहीं देती है। यहाँ डिबेट होती है, सार्थक होती है। ये प्रचार मंत्र मुझे नहीं लगता कि हस्तक्षेप करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर क्या करें, मजबूर है। उनको आपकी बात बुरी लेकर आप कब्जा करते हैं, कुर्सी नहीं मांगते, कब्जा करते हैं। अगर हमने जमीनें कब्जा किया था, कांग्रेस ने जमीनें कब्जा किया था, तो उत्तर प्रदेश की 6 साल की अक्षम सरकार छुड़ा नहीं पाई उसको। लीजिए लीजिए। इतनी अक्षम तो सरकार है ये। जी। कोर्ट में करोड़ों अक्षम की है। जमीनें खाली हुई हैं रविंदर जी। इनको बुलवाइए ना। नहीं नहीं, विवेक भाई प्लीज आप मत बोलिए। इनको बीच में रोग है तो विवेक भाई बुलवाइए। प्लीज मत अब बोलिए। आप गलत आंकड़े देंगे तो आप सोचेंगे कि कोई चुपचाप सुनता रहे। पूरा आप सही रिकॉर्ड है, आंकड़े दे कितने रहे की थे क्या? जमीनें खाली कराई, कितने अवैध आप सही कब्जे आंकड़े छुड़ाए दे रहे थे गए, क्या? राजस्व आप बोर्ड सही का आंकड़े रिकॉर्ड दे रहे है। थे। तो आप दीजिए आंकड़े से बात करिए, कौन रोक रहा है आपको? बताइए बीच- कितना बीच आपने में- कब्जा किया था, आंकड़ा बता आप मत बोलिए, दीजिए। विवेक भाई प्लीज आप मत बीच बोलिए। में टपकिए मत। टपकिए नहीं मत। तो आप झूठ मत बोलिएगा रविंद्र जी, आप वरिष्ठ प्रवक्ता, अपनी वरिष्ठता का ध्यान झूठ रखिए। तो आप बताइए कितना कब्जा समाजवादी पार्टी के समय में हुआ था, कितना हमने खाली कराया, जो बच गया होगा और खाली करा देंगे। आपने झूठ बोला, खाली कराइएगा, स्वागत है आपका, लेकिन बताइए। झूठ आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं, आपके मुख्यमंत्री बोलते हैं, भाई आप प्रवक्ता कितनी होकर जमीन भी बोल कब्जा रहे हैं। आपने एक समय में कराई थी, वो आंकड़ा दे दीजिए। कितनी बच गई उतनी हम खाली करा देंगे। वो आंकड़ा भी दे देंगे कि आप रेलवे की जमीन भी कब्जा करने जा रहे हैं, डिफेंस की जमीन भी कब्जा लीजिए। करने जा रहे हैं। आप भी कब्जा करने जा रहे हैं, आप भी साफ अभी दे नहीं देंगे है। आंकड़ा। लीजिए रविंद्र भाई और बोलिए। जो आपने 5 स्टार अपने कार्यालय बनाए हैं, जी। वो भी सब कब्जे की जमीन पे है। अच्छा। आप कोई एक ऐसा प्रकरण ला दीजिए, हमें बता दीजिए, उस पर हम खुली चुनौती दे रहे हैं आपको डिबेट की। मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूँ, इन सब पे कार्रवाई होगी। आप बिल्कुल दीजिए कोई बिल्कुल, कोई ऐसा कार्यालय बिल्कुल। जो ऐसी अवैध सब जमीन पे खड़ा हो, आप उसका डिटेल दे दीजिए और हम चुनौती दे रहे हैं, आप डिबेट करा लीजिए। बोल लीजिए। देखिए, आप कोई आधिकारिक व्यक्ति नहीं है, जिसको देना होगा हम देंगे, हम दे भी चुके हैं। लीजिए। तो आप उस पर चर्चा कर विवेक लीजिए, भाई, विवेक यही भाई, चर्चा हो विवेक जाए। भाई, हम विवेक अधिकारी व्यक्ति कम से कम भी पक्ष तो रख लेंगे अपना। नहीं, जिससे चर्चा करना तो उससे विवेक भाई, कर चुका हूं मैं। विवेक फिर भाई, यहाँ आप क्यों भी- चर्चा विवेक, कर आपका रहे टर्न हो चुका है। हैं? विवेक अगर भाई, अगर विवेक करना था कर चुके, फिर विवेक यहाँ भाई, उसको उल्लेख विवेक क्यों भाई, कर रहे आप अपने हैं? टर्न यहाँ में उल्लेख करो, बोलिए। तथ्य के आप साथ अपने टर्न में करिए। 11 मिनट बोल चुके नहीं हैं, भाई देखिए, जिस विषय की चर्चा हो रही गौरव जी, नहीं चर्चा हो रही पर टर्न पे ये कौन सेकंड सी बात टर्न हो में गई? बोलिएगा आप अभी प्लीज, सबकी बात आने दीजिए। रविंद्र भाई बात पूरी करिए। अब इन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी योजनाएं पूरी कर ली हैं, हाँ। तो इनके योजनाओं का जो हाल है, जब 2000 शुरू में आए थे ये, तो इन लोगों ने 346 योजनाएं कही थी। अच्छा। फोकस अगर कृषि पे कर दें, तो अभी मैं केंद्र सरकार द्वारा जो जारी था उसकी बात बता रहा हूँ, राज्य सरकार वाली बातें आऊंगा। अच्छा। एमएसपी कहा था दे देंगे, आज तक एमएसपी पे घुमा रहे हैं। अभी एक से एक बड़ा आंदोलन हुआ था, अभी एक बड़ा आंदोलन हरियाणा में हुआ, नहीं दे पाए आज तक ये लोग। फिर ये कहा था 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों की कल्याण निधि बनाएंगे, आज तक कुछ नहीं कर पाए जी। इन्होंने कहा था कृषि को बढ़ाने के लिए रीजनल टीवी चैनल बनाएंगे, आज तक कुछ नहीं कर पाए जी। मिट्टी के मुताबिक फसल योजना के लिए हम बैंक बनाएंगे, कुछ नहीं कर पाए। किसान बीमा योजना लाएंगे, कुछ नहीं कर पाए। लीजिए। कर क्या पाए? किसानों के ट्यूबवेल के लिए 2.5 लाख रुपए। अच्छा। किसानों के जहां पर हम 100 रुपए में बिजली देते थे, अब सबके घर 1000 से 3000 रुपए तक के बिल आ रहे हैं, लेकिन बिल आ रहा है वास्तविक रूप से 10,000 से 20,000। लीजिए। कटवाने जाइए तो घूस देके 1000 से 3000। ये तो रही किसानों के लिए। जी। फिर उन्होंने महिलाओं के लिए क्या कहा था? जी। महिला कर्मियों के लिए मोबाइल बैंक बनाएंगे। जी। आज तक आपने भी सुना ही नहीं होगा इस शब्द को। मैं वास्तव में नहीं सुना हूँ।
महिला पुलिस की संख्या बढ़ाएंगे। अच्छा। आज तक कहीं नहीं बढ़ी जी एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं के लिए सरकारी फंड बनाएंगे जी। इसकी तो चर्चा आज तक मीडिया ने भी नहीं किया। ये लोग क्या करेंगे? चलिए आपने किया तो हम भी कर लेंगे। हाँ, चर्चा महिला में ले आए। आरक्षण विधेयक को पारित करेंगे। अच्छा। तो 2 टर्म पूरा होने जा रहा है जी महिला आरक्षण विधेयक नहीं पारित किया। जी। और जब महिला आरक्षण विधेयक कांग्रेस लेके आई थी तो उसका विरोध करने वाले गोरक्षपीठाधीश्वर जो उस समय सांसद थे उन्होंने किया था अच्छा महिला विधेयक का। जी जबकि भारतीय जनता पार्टी उस समय पक्ष में नजर आ रही थी, लेकिन गोरक्षपीठाधीश्वर के आने के नाते वो बैक हो गई और 10 साल बीत गया, आज तक महिलाओं के लिए कोई भी काम नहीं कर पाई। जी। उस पर फिर सदन में महिलाओं के समाजवादी लिए पार्टी का क्या रुख था रविंद्र जी? नेता मुलायम सिंह जी का रुख बताया, स्पष्ट करेंगे क्या? नहीं भाई दूसरे टर्म पे बोलेंगे क्यों अभी इनको रोग है क्या? फिर बोलेंगे बोलने का कुछ? कोई रोग है आपको झूठ बोलने का रोग है, मुझे आपको टोकने का रोग है। लीजिए। आप अगर समाजवादी टोकना आप पार्टी जानते के नेता मुलायम सिंह जी का महिला आरक्षण बिल पे सदन में वक्तव्य क्या था रविंद्र जी? कुछ बोलने के पहले आप याद अपना कर लिया बताइए। करिए। आप आपको अपना भूलने बताइए। का रोग है, झूठ बोलने का रोग है, मुझे आपको याद दिलाने का रोग है। झूठ आपका मुख्यमंत्री बोलता है, झूठ आपका झूठ आप बोल प्रधानमंत्री रहे बोलता है, हैं। झूठ आपके अरे प्रवक्ता आपका बोलता है। मुख्यमंत्री क्या होता है भाई? है। प्रदेश का सदन मुख्यमंत्री आपका क्या में होता है? सदन बीजेपी के में मुख्यमंत्री मुलायम है क्या? सिंह जी का वो भाषण महिला आरक्षण बिल पे याद कर लीजिए, जी। फिर आप उसका याद नाम कर लेने की लीजिए, स्थिति में नहीं आप याद कर रहेंगे। लीजिए वो भाषण जिसमें 1.25 घंटा गोरक्षपीठाधीश्वर ने भाषण दिया अरे था आप महिला मुलायम विधेयक सिंह जी पे। का, तब आप भाजपा में देख क्या? खाली अरे दिया ही अपने नहीं नेता था। का भाषण याद करो भाई, खाली दिया ही नहीं था, उनकी अपने वेबसाइट पे भी नेता का अंकित है। भाषण याद और महिलाओं करो। के लिए योगी बहुत आदित्यनाथ जी का अनाप-शनाप भाषण बातें तुम कही सुन थी। रहे हो? महिलाओं के लिए बहुत अनाप-शनाप मुलायम बातें सिंह कही जी ने थी, क्या जो उनकी बोला था? वेबसाइट पे अंकित है। मुलायम सिंह जी और ने क्या अरे बोला था अभियानों की बात सदन में? करें कहाँ आप लोग उस पे याद इतिहास कर में लीजिए। चले महिलाओं के जाते साथ हैं। आप क्या कर रहे मुझे यही हैं? समस्या ये तो लगती दिल्ली है में दिख कि रहा है। मेहनत करना नहीं चाहते महिलाओं के हैं। साथ आपने क्या किया? रविंद्र भाई। 14 वर्ष की बच्ची के साथ में वो हाँ। लखनऊ में दिखा। जी। 14 वर्ष की बच्ची के साथ में क्या किया? वो बस्ती में दिखा। और बताने की जरूरत है क्या? नहीं बिल्कुल आप बताएं, एक छात्रा चर्चा का करें, उस बलात्कार पर कर दिया कार्रवाइयाँ चिन्मयानंद हुई ने। कि नहीं हुई? तो गायत्री प्रजापति की तरह पूरी सरकार बचाने में तो नहीं लगी थी ऐसे आरोपियों को? चलिए। किसी आरोपी को हमारी सरकार में बख्शा गया और बता दीजिए चिन्मयानंद को बचाने में लगी, सुन लीजिए। कहाँ बचाया, बता शांतिलाल को बचाने दीजिए। में लगी। चिन्मयानंद चलिए, का भाई कौन पटेल को के बचाने में ऊपर लगी। कौन सी कार्रवाई और हुई अभियान ये में बताइए। चल रहा है, दूसरे पे आरोप लगाएंगे मतलब नहीं है। अभियान जरूरी है। मैंने मुद्दा ये रखा है कि समाजवादी पार्टी एक अलग तरह की रणनीति लेके चल रही है। रविंद्र भाई, उस रणनीति से कहां तक चुनौती बने, क्योंकि आप बीजेपी बोल रही चुनौती कुछ नहीं है। कम समय नहीं, मैं उत्तर दीजिए। तो केवल इनकी योजनाएं बता रहा था। अच्छा। लेकिन क्या है, जब ये देखते हैं कुछ नहीं है, हाँ। तो ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जैसे अच्छा। लोकसभा में बोल चिल्लाते रहे हैं आपको हैं। झूठ बोलने का रोग है, वैसे- इनको टोकरे का रोग है। अब रोग किसको है वो तो परमात्मा जानता होगा, या फिर हमारी जो जनता है वो जानती होगी किसको कौन सा रोग है। रविंद्र भाई तो अपनी बात पूरी करिए। इनकी जो सफलता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट है। अच्छा अभी दो घटना एक साथ घटित होंगी। जी। 21 जून से 24 जून तक अच्छा ये विदेशी दौरे पे रहेंगे अमेरिका के। अच्छा इनके दौरे से ठीक एक दिन पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री उन्हीं वाली दिखाई जाएगी, अच्छा। जिसको भारत ने प्रतिबंधित कर दिया। ये जानकारी मिल गई क्या आपको? खुफिया जानकारी है? हाँ, खुफिया जानकारी नहीं, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। अच्छा भेज दीजिएगा, मुझे भी अच्छी वहाँ लगी। का डिटेल न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आया हुआ है उसका डिटेल मैं भेज दूंगा। विवेक भाई सतर्क हो जाइए, आपकी काहे को सतर्क? सतर्क हो जाइए। अब आपकी जो यात्रा होने वाली है जी। ये अलग तरह की यात्रा होगी, ऐतिहासिक ना हो जाए। दूसरी जो है, यात्रा भी ऐतिहासिक होगी। जब ये लौट के आएंगे, यात्रा में अच्छा। इतिहास भी रचा जाएगा। चलिए, और हो गया, यात्रा हो से अच्छे परिणाम चलिए, अभी बोले। रच के आए, अभी जापान में रच के आए हैं यात्रा। अच्छा, रच के आए हैं, अब- चलो। अब सारे आंकड़ों में हमको पीछे कर दिया G7 ने। लीजिए। अब आज अपना कद बढ़ा के आ गए, भारत माता का कद नीचे करके आ गए। लीजिए, ठीक है रविंद्र एक भाई, शब्द नहीं मुंह से अगले निकला। टर्न पे बोलिए, अगले टर्न पे। इमरान लतीफ, गांव चलो अभियान शुरुआत हो गई है जालौन से। ये शहर से गांव का रुख अलग परिवर्तन के लिए, या समझ चुके हैं कि गांव में ही असली उपलब्धि छिपी हुई है, कि गांव में अगर अपना परचम लहरा लिया तो उसका परिणाम आगामी लोकसभा चुनाव में दिखेगा? इमरान लतीफ। ना शहर की सिर्फ पार्टी है, ना सिर्फ गांव की पार्टी है। आम आदमी पार्टी सबकी पार्टी है। अच्छा और संविधान ने जो बुनियादी जरूरतें जी आम जनमानस को मुहैया कराने का वादा किया है, जी। उस वादे को पूरा कराने के लिए ही आम आदमी पार्टी वजूद के अंदर आई है। अच्छा आम आदमी पार्टी चाहती है कि जो व्यक्ति अंतिम पायदान पर है अच्छा। आज के समय में, उसको आम आदमी पार्टी की
तरफ से उसके चेहरे पर मुस्कान लाई जाए, कभी बिजली देकर, कभी पानी देकर, कभी अच्छी शिक्षा देकर, कभी अच्छे अस्पताल बनाकर, कभी अच्छे स्कूल बनाकर, कभी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराकर, कभी किसानों को समृद्धि के रास्ते पर आज पंजाब जी की अगर आप बात करें जी बात करती है, जो मुद्दों की बात करती है, जी कहीं भर चुनाव लड़ने जाए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हो, चाहे विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही हो, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव लड़े, चाहे नगर निकाय के चुनाव लड़े, चाहे वो आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात करती है, काम की बात करती है। और इस तरह की राजनीति में आम आदमी पार्टी पारंगत है। अच्छा आम आदमी पार्टी ने आज से गांव चलो अभियान की शुरुआत की है जी और जब हम गांव-गांव जाएंगे जी तो वहां किसानों के साथ संवाद करेंगे। जी जब किसानों के साथ संवाद होगा तो उनको हम बताएंगे कि पंजाब में किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने काम किया है, अच्छा किस तरीके से दिल्ली के अंदर किसानों के लिए आम आदमी पार्टी ने काम किया। हालांकि दिल्ली में उस तरह से उतनी संख्या किसानों की भले ना हो, लेकिन एक मॉडल देने का काम हमने किया। चाहे वो मुआवजे की बात कर लेंगे, तब भी आम आदमी पार्टी ने की सरकार ने जो मुआवजा दिया वो सबसे अच्छा दिया पूरे देश के अंदर दिल्ली में। चाहे अगर आप एक कंपैरिजन कर लीजिए दिल्ली और दिल्ली की बात ना करके आप पंजाब की ही बात कर लें, पंजाब से अब कंपेयर करिए उत्तर प्रदेश का। पराली की समस्या को लेकर हम लोग परेशान रहते थे, अब जो मॉडल आम आदमी पार्टी का है, पंजाब के अंदर हम पराली को खाद में बदल रहे हैं, किसानों के ऊपर मुकदमे नहीं लाद रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर पराली जलाने के लिए मुकदमे लादे जाते हैं, ये फर्क रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से काम किया है, आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से काम किया, साफ दिखता है। इमरान भाई, आम आदमी पार्टी इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद जो बीजेपी बोल रही, क्यों चुनौती नहीं है आप उनके लिए? सबसे बीजेपी के लिए हम चुनौती नहीं, और बीजेपी इतना डरती है आम आदमी पार्टी से कि संविधान पीठ ने एक फैसला दिया था, 5 जजों की संविधान पीठ सर्वोच्च अदालत की 8 साल बाद 8 साल जैसे हम पहली बात तो जैसे ही हम सरकार में आते हैं जी, आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती नहीं है जी, लेकिन आम आदमी पार्टी के पावर को ये असंवैधानिक तरीके से छीन लेते हैं। अच्छा। 8 साल पहले जी, उसके बाद हम सर्वोच्च अदालत का सहारा लेते हैं जी। 8 साल के बाद सर्वोच्च अदालत की 5 जजों की संविधान पीठ साधारण बात नहीं है, बिल्कुल। वो एक फैसला देती है और जो फैसला आम आदमी पार्टी की सरकार के पक्ष में है, दिल्ली की जनता के पक्ष में है, जिसने आम आदमी पार्टी की सरकार वहां बनाई। जी। इतना आम आदमी पार्टी से डर है कि अध्यादेश लेकर आ जाते हैं 56 इंची नेताजी। अच्छा। जनता के बीच में मुकाबला नहीं कर पा रहे चुनाव में। अच्छा। सैद्धांतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पा रहे। काम की राजनीति में, ईमानदारी की राजनीति में, मुद्दों की राजनीति में आम आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं कर रहे, तो बैकडोर से तानाशाही करते हुए अलोकतांत्रिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से अध्यादेश लेकर आ रहे हैं और सर्वोच्च अदालत के फैसले को पलट रहे हैं। अच्छा। क्यों पलट रहे हैं? अगर आम आदमी पार्टी चुनौती नहीं है तो क्यों डर रहे हैं इतना? इमरान भाई, इतनी आप महत्वपूर्ण बात है मेरी, इतनी आप लोग मेहनत करते हैं, दिल्ली में तीसरी बार आपकी सरकार बनी हुई है, और लोकसभा जब चुनाव होते सुपड़ा साफ हो जाता है, वोटर कहीं और चले जाते हैं क्या, या दूसरे वोटर आ जाते हैं? अभी तक चुनाव का जो पैटर्न था वो दूसरा था गौरव जी। अब 2024 में हम बताएंगे चुनाव क्या होता है। अच्छा। हमने अब तक विधानसभा चुनाव लड़के दिखाए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो पहली बार आम आदमी पार्टी वजूद में आई थी, तो इसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते थे अगर 3 विधायक जीत कर आ गए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अच्छा। कोई कहता था अगर आम आदमी पार्टी के 5 विधायक जीत कर आ गए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कोई कहता खाता खुल गया तो हम राजनीति छोड़ देंगे। और क्या हुआ? पहली बार में आम आदमी पार्टी ने 28 विधायक जिताकर अल्पमत की सरकार बनाई, दूसरी बार में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, तीसरी बार में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, चौथी बार में पंजाब के अंदर सरकार बनाई, पांचवी बार गुजरात के अंदर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया, और लगातार जनता का वोट लेकर हम बढ़ते जा रहे हैं। अब गौरव भाई, जो सवाल आपने किया था गाँव चलो अभियान को लेकर, मैं उस पर भी जानकारी दे दूं। आम आदमी पार्टी का जो पंचायत प्रकोष्ठ है उत्तर प्रदेश के अंदर वो अगले 132 दिनों तक ये अभियान चलाएगा।
हर जिले के गांव-गांव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी रही, वो नाकामी नहीं, अच्छा, जो देश ही नहीं दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला रहा है, अडानी महाघोटाला, उसकी सच्चाई हम जनता के सामने रखेंगे। हम बताएंगे आपका फेवरेट टॉपिक है अडानी ने मिलकर मलाई खाई है, की घोषणा भी कर देना, बताने का काम करेंगे। बिहार वाले मसाज पार्लर की चर्चा भी कर लीजिएगा। हर घर में 1 हो गया, करोड़ का टीवी, 45 करोड़ का मकान, 8 लाख के पर्दे का वादा भी कर देना। 11 लाख करोड़ बाकी ना लगाना। पूंजीपतियों के ऊपर किस तरीके से सरकार उड़ाती है, ये सच्चाई भी हमारी पार्टी। ठीक है, सबको पार्लर की सुविधा तिहाड़ जेल में ले जाकर के बताने का काम। 45 करोड़ के शीश महल में ऐश, अच्छा, 1 करोड़ की टीवी और 8 लाख के पर्दे का आश्वासन भी दे दीजिएगा लगेगा। अरे जो बाकी मत लगाइएगा, क्या पता जनता है भोली है कि चलिए अगले टर्न पर अरे जिसने कहा था कि झोला उठाऊंगा चल दूंगा, फकीर हूँ, अच्छा, 500 करोड़ लगा देता है खाली फुलवारी लगाने। चलो ठीक है, जयराम भाई को बोलेंगे, हो गया जयराम भाई, मोदी हो गया। इमरान भाई अपने टर्न पे, इमरान भाई अगले टर्न पे, इमरान भाई दोबारा आऊंगा इमरान लतीफ, दोबारा आऊंगा, अभी नहीं आवाज धीमी कीजिए इमरान भाई प्लीज। जयराम भाई क्या करेंगे, क्योंकि समीकरण तो यहाँ आपके लग रहा है कि बीजेपी के साथ जाएंगे, पुराने मित्र से तो यहाँ पर नाता तोड़ लिया है, इतनी सलाह दे डाली कि आखिरी सलाह गठबंधन को तोड़ के चली गई। एसी और एसी से अखिलेश जी को नाराजगी हुई और बाद में गठबंधन टूट गया। खैर, अब उसका कारण परिणाम हो 22 का या एसी की सलाह हो, वो तो अखिलेश जी जानते होंगे, शायद आपके राष्ट्रीय प्रमुख जानते होंगे। पर जिस तरह से हलचलें चल रही हैं, एकला चलो की नीति पे चलेंगे, या जिस तरह से अभी हलचलें जो बता रही हैं कि शायद दोबारा बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तैयारी कैसी है? देखिए जी गौरव भाई जी, मैंने सभी को सुना, सभी धैर्य से सुने तो मजा आएगा डिबेट में, बड़ा अच्छा लगेगा। आप धैर्य से बोलिए, वो सब सुनेंगे। हाँ, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी 2022 में जिस गठबंधन के साथ समाजवादी की पार्टी गई थी जी, समाजवादी पार्टी इस पे खड़ी नहीं उतरी। अच्छा, सारे निचोड़ का एक ही की खड़ी नहीं उतरी। अच्छा। वो समाजवादी के मुखिया जानते हैं, बाकी जो प्रवक्ता है उन्हें कुछ पता नहीं है। अरे मैं ये कौन सी बात है, प्रवक्ता मुझे जो जानकारी दी गई है अच्छा। मैं बता रहा हूँ, प्रवक्ताओं को लोगों को हो सकता है जानकारी ना हो। अच्छा। और समाजवादी पार्टी चलिए अपने माध्यम से ले लीजिए। फिलहाल आवाज नहीं आ रही करो भाई। चुनाव में हम किससे गठबंधन आवाज करेंगे कीजिए। या अकेले इकला चलो की राह पे चलेंगे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कोर कमेटी तय करेगी, वो एक अलग विषय नहीं, है। मुलाकात हो रही थी, पूछ लिया, मुलाकात का थोड़ी दौर ज्यादा हो रही थी, इसलिए हाथ से हाथ मिला के ऊपर करते नजर आ रहे थे, इसे मैंने पूछ लिया। मैं आपकी रणनीति नहीं पूछ रहा हूँ, पर चूंकि कुछ तमाम तरह की जो वीडियो आए, दृश्य आए, फोटो आई, तो मुझे लगा शायद यहाँ पर दोबारा सुगबुगाहट शुरू हो गई है गठबंधन की बीजेपी के साथ, पूछ लिया मैंने इसलिए। श्रीवास्तव जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जी उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनसे मिलने श्री अखिलेश यादव जी, श्री राम गोपाल जी मिलने जाते हैं, तो जी। उस तस्वीर को आप क्या अंतर से निकालते हैं? जी और श्री स्वर्गीय आदरणीय श्रद्धेय जी, मुलायम सिंह यादव जी जब मिलने जाते हैं और जी। कामयाबी का सालसुरा देश के प्रधानमंत्री को देते हैं, तो उससे क्या निकलता है निष्कर्ष तो मायने तो आप निकालने वहां पर खुशी जाहिर करने गए थे कि सांत्वना देने गए थे? बता दीजिए ना, मुझे कंफर्म तो कर दीजिए। राजनीति में, अच्छा, राजनीति में जी। जब चुनाव होते हैं तब गठबंधन होते हैं। अच्छा, अब वो चुनावी गठबंधन होता है। हम्म, चुनावी गठबंधन कौन किसके साथ करता है, ये वो समय और परिप्रेक्ष्य देख के किया जाता है। रही बात उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनता की बात कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, वंचित समाज की आवाज कौन उठा रहा है? अच्छा, प्रश्न उठता है। इसी उत्तर प्रदेश में 1468 ग्राम पंचायत अधिकारियों की व्यवस्था में ओबीसी की जो 27% आरक्षण मिला है, जिनकी नियुक्तियां मिलनी चाहिए 396, 139 मिलता है। अच्छा। 257 पद जो है सरकार और सरकार के अरे कहाँ आप आरक्षण में चलेगा, बिहार में आइए। सुन तो लीजिए। अरे अपने यूएसपी बताना शुरू कर देते हैं ना जयराम भाई। मैं बोल रहा हूँ अभियान तैयारी कैसी है, बीजेपी को चुनौती देंगे या साथ में जाएंगे? जी आप बताएं गौरव भाई, जी। हम किन मुद्दों पे जा रहे हैं? अच्छा, हम वंचित समाज जो अति पिछड़ा 38% है,
जो पिछड़ा समाज है, जो बिल्कुल सभी अंतिम पायदान की बात करते हैं। इस देश में सर्वाधिक कांग्रेस ने राज किया, इस प्रदेश में सपा ने 4 बार राज किया, बसपा ने 4 बार राज किया, भारतीय जनता पार्टी दूसरे टर्म में है। हम ये जानना चाहते हैं कि इन लोगों को अभी तक अधिकार क्यों नहीं मिला, इनकी राजनीतिक भागीदारी क्यों नहीं है, इनकी शैक्षणिक भागीदारी क्यों नहीं है, इनके घर की जो बिजली के बिल माफ क्यों नहीं हो रहे, इनके बच्चों का स्वास्थ्य की स्थिति जो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के अपना घर बार बेचने का काम करते हैं उसकी व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है। और मजे की बात, हाहाकार हर चीज का है, महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है, इस डिबेट में किसी ने चर्चा नहीं किया, नौकरियों का अकाल पड़ा हुआ है, इस डिबेट में किसी प्रवक्ता ने इसकी चर्चा नहीं किया, और आम आदमी की कमर टूट गई है, महंगाई उसकी चर्चा कौन करेगा। भारतीय समाज पार्टी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर हमारे टीम, हमारे ये सरकार तो केंद्र की है, बीजेपी की है। सुन लीजिए गौरव भाई सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। हम जब 2022 के चुनाव में सीधे से हम चुनाव से निकलते हैं, सीधे हम सावधान यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 75 जिले में जाने का काम करते हैं। उन समाज से जिन समाज का बोरा भर भर के वोट सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा को समाज के लोगों ने दिया, लेकिन उनकी शैक्षणिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी और उनकी राजनीतिक भागीदारी आज भी देश और प्रदेश में नजर है। उन समाज के लोगों को हमें समझाने का काम कर रहे हैं कि जब से जागो सभी सवेरा है, आप अपने सीखो। और दूसरी बात, अच्छा सवाल पूछ लीजिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि इस तरह से आप केंद्र सरकार पर और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर आप तमाम बातें कर रहे हैं, महंगाई को लेकर, सुरक्षा को लेकर, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह की बातों से जो एक उम्मीद जग रही होगी शायद मिलकर चुनाव लड़ने की, वो धूमिल हो जाएगी? शायद कहीं अगर मुमकिन हो रहा होगा कि आप एकला चलो नीति से अलग हटकर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने जा सकते हैं, पर यहाँ पर आपको नहीं लगता कि इस तरह से अगर आप बयान देंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी एक जो पहल है या जो जुड़ाव का यहाँ पर जो एक रोडमैप तैयार हो रहा है उसको यहाँ पर आघात लगेगा? जयराम भाई, भारतीय समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है, स्वयं एक दल है। अच्छा, मैंने आपको कहा ना, गठबंधन जो होते चुनावी होते हैं। अच्छा, और जितने भी इस प्रदेश में जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हो या राष्ट्रीय पार्टियां हैं, हर कोई न कोई गठबंधन से जूझ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज देश गठबंधन से चल रहा है, प्रदेश गठबंधन से चल रहा है। अच्छा, जिसकी आप बात कर रहे हैं सुन लीजिए। हमने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर के बार बार हम चर्चा करते रहे। हम सत्ता में थे तब भी बात करते थे, सत्ता से हटने के बाद तब भी बात किए, समाजवादी के साथ गठबंधन किए तब भी हमने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात करी, हमने जातिवार जनगणना की बात करी, हमने आरक्षण को लेकर के बात किया। लेकिन आप बताइए करता कौन है इस देश में? जब कांग्रेस सत्ता में बैठे थे तो हाँ करती थी, करी नहीं। जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में थी, हाँ करती नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी वही काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन मेरा आपके द्वारा इन लोगों से यही पूछना चाहता हूँ, करोगे कब? करेंगे कब? ठीक है, हो गया, कब से बनाओगे? करेंगे कब? ठीक है सुनील भाई, जी भाई, क्या विश्लेषण है आपका? जिस तरह अभियान यहाँ पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की चल रहे हैं, मुख्यमंत्री आज अयोध्या संक्रांत कर चुके हैं चुनावी व्यवस्थाओं का, कैसे देखते हैं आप? देखिए कि यहाँ पर कौन कितना मजबूत रहने वाला, चुनौती कहाँ तक? प्रवक्ताओं के बात पर कहना चाह रहा हूँ जी, जैसे हमारे आरपी सिंह जी ने कहा जी कि कांग्रेस पास कुर्सी नहीं है। जब सरकार आपकी नहीं थी तो आपके भी कार्यालय में कुछ नहीं था, लीजिए, और भाजपा का भी वही हाल था। अच्छा, सरकार जब प्रदेश में आती है तो सबसे पहले, और करना भी चाहिए, सबसे पहले अपने कार्यालय मेंटेन करती है। जहां तक मुझे जानकारी है जी कि 88-89 बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने लौटी है जी, तो कांग्रेस की कुर्सियां कहां से आएंगी जी? सत्ता में कांग्रेस आ जाती है जी, तो जाहिर सी बात है वो भी अपना ऑफिस मेंटेन करे, जैसे आप लोग एसी मेंटेन किए बैठे हैं। अच्छा, फिर आप एसी बोल दिए, एसी पर बोला करिए सुनील भाई, एसी बोले नाराजगी हो जाती है। कार्यालय भले मेरे घर पे न हो, लेकिन आपको वहां तो बैठने मौका मिल जाता है, तो एसी है। धन्यवाद प्राइम टीवी को। अच्छा, दूसरी बात गौरव जी, जब कोई गांव गरीब किसान की बात करता है जी, तो मेरी आत्मा को बहुत तकलीफ होती है। क्या बात? आप शहर से 50 किलोमीटर दूर में दावे के साथ कह रहा हूँ आपके राष्ट्रीय चैनल पर जी, जाके देख लीजिए ग्रामीण अंचलों की क्या स्थिति है। लीजिए, आज भी और आज से 70 साल पहले बीजेपी बोल रही रामराज आ गया है, व्यवस्था बढ़िया है, तो यही तो हाल है, इज्जत घर है और तमाम सुविधाएं हैं। राजा ने पूछा अपने सचिव से क्या हो रहा है, कहे साहब एकदम प्रकाश फैल गया है। राजा को ये नहीं मालूम था झोपड़ियां जल के मेरे वहाँ प्रकाश आ रहा है। लीजिए, ऐसा ही, अरे बीजेपी झोपड़ियां जला रही है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो अंधकार में भाजपा को रखा जा रहा है, भावना बह गए आप भी। देखिए गौरव जी,
आज मैं किसानों की बात कर, जो आरपीसी जी ने कहा कि किसानों के साथ कुछ नहीं हो रहा है, 700 करोड़ रुपए का घोटाला आपकी सरकार में किया। और पांडे जी, जो मनोज पांडे जी थे, उन्होंने लिखा, वो आज भी कागज मौजूद हैं, वो जांच दब गई। और आपकी सरकार आई, 1200 करोड़ रुपए घोटाला हुआ था कृषि विभाग में, मायावती की सरकार ने पुलिस सेल ही खत्म कर दी। अगर आप वास्तव में किसानों के हमदर्द हैं तो मैं एक आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि किसानों को पैसा, किसानों को वहां तक पहुंचे और उस पुलिस सेल को एक बार बहाल करा दीजिए। कोई भी सरकार उसमें हाथ डालना नहीं चाह रही गौरव जी, इसलिए कि जानती है ना कि पैसा कहां जा रहा, किस जगह जा रहा, आधे ज्यादा अफसर जेल चले जाएंगे। अच्छा, किसानों को आज भी आपको बताऊं, अभी 2 बार मैंने चैनलों को कहा है आपके कि 1200-1000 करोड़ का घोटाला कृषि यंत्रों में किया गया। कोई समाजवादी पार्टी ले, कोई पार्टी नहीं बोल रही है। क्यों नहीं बोल रही? किसान कहा किसान मिले कि ना मिले, उसके बावजूद आज बीज की ये स्थिति हो गई, 60 रुपया किलो बीज बिक रहा है गौरव जी, किसान ले नहीं रहा है। वो बीज फ्लोर मिलों में जा रहा है, दुकानों में जा रहा है। ये बहुत बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, तब मालूम हो कि किसानों को दी जाने वाला बीज फ्लोर मिलों में जा रहा है या किसानों को मिल रहा है। तो आप किसकी चर्चा करें? किसान तो बेचारा खाद बीज को लेकर वैसे परेशान था, आज भी परेशान है। हाँ, एक राहत भाजपा ने दे दी, किसान सम्मान निधि, कम से कम चलिए कुछ उसको राहत मिली है, लेकिन इस राहत से किसान का भला होने वाला नहीं गौरव जी। और हेलो गौरव जी बोलिए। अभी देखिए, कांग्रेस ने कर्नाटक में अपना फैक्टर चला, अगर वो फैक्टर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चलेगी तो निश्चित रूप से भाजपा को कहीं न कहीं से नुकसान होगा। गौरव जी, कर्नाटक में भी आपने देखा है। अच्छा जी, कि सिलेंडर आपको इतने मिलेगा, आज 1100 का सिलेंडर मिल रहा है। महंगाई पे कोई पार्टी, अब चुनाव नजदीक आ रहा, जब तक भी गांव भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, जनता देख रही कि कौन हमारे साथ कब खड़ा हुआ है। इसका निर्णय 24 तो होना ही है, लेकिन इससे पहले कौन पार्टी गांव में गई, उसने पूछा कि बीज कितना महंगा है, खाद कितनी महंगी है, बिजली मिले कि नहीं मिले। सारी पार्टी चुनाव के लिए मेहनत कर रही है। हाँ, सही करें आप। जब चुनाव नजदीक आता है तो नेताओं को, राजनेताओं को हमारे जनता याद आती है। गौरव जी, एक सेकंड में आपसे बोलूंगा, हमारा पड़ोसी जनपद सीतापुर है, आज 15 दिन से ग्रामीण अंचलों में लाइट नहीं आ रही है। सोचिए ये हाल है पड़ोसी जनपद का। अरे ऐसे मत बोलिए भाई, 24 घंटे लाइट का वादा है यहाँ पर। यही तो अफसोस है। अभी डीएम से पूछिए, यही फोन मिला के कि क्षेत्र में कितने से लाइट मिल रही है। भाई 8 घंटे लाइट नहीं मिल रही, कह रहा हूँ सीतापुर लाइट आपकी 24 घंटे लाइट नहीं मिल रही। अखबारों में छप दिया कि हाँ 18 घंटे लाइट, किसको 18 घंटे लाइट मिल रही? जरा डीएम सीतापुर से पूछ लीजिए। ये तो अलग खुलासा होगा। सड़कों का हाल देख लीजिए, सीतापुर पड़ोसी जनपद हमारा है। पहले तो आप सुनील भाई की बात का जवाब दे रही है, लाइट नहीं आती है, आप 24 घंटे की बात करते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मिलाइए फोन, पूछिए यहाँ से कितने घंटे लाइट मिलेगी ग्रामीण अंचलों में। पहला आरोप तो आपको यहीं पर लग गया है, इसका जवाब तो आपको यहीं पर डिबेट में देना पड़ेगा। यहाँ पर हम आईजीएस नहीं कराएंगे। देखिए गौरव जी, होता क्या है जी, बिजली विभाग बहुत बड़े पैमाने पे जी मरम्मत का कार्य चल रहा है। अच्छा, मरम्मत चल रही है। जनता मर जाएगी तब तक मरम्मत चल रही है जी। स्पष्ट विषय वहाँ का क्या है, अच्छा, जब तक वहाँ के लोगों से बात ना हो जाए तो आपका समझ करा दी आपकी बात, मरम्मत की बात। प्रधान पूछ लीजिए भाई, आपको कैसे पता लगा कि वहाँ मरम्मत चल रही है? फोन आया होगा इनके पास। नहीं, अभी लखनऊ में मैंने देखा दयाराम जी, इधर सरोजनी नगर तरफ फीडर वगैरह से लेकर के बहुत लंबी रिपेयर कवर चल रहा है। हफ्ते भर से इधर यही हाल है कि 4 घंटे लाइट नहीं जगह जगह इस तरह का कार्य चल रहा है। अच्छा, होता क्या है कि चलिए सुनील भाई, हो सकता है मरम्मत के काम चल रहा हो। अरे तो मरम्मत कब कराओ? जब डायरिया में लोग मर जाएंगे, गर्मी में मर जाए, तब तक मरम्मत चलेगी। इससे पहले आप कहाँ थे? आपको मालूम गर्मी आएगी, बरसात आएगी, जाड़ा आएगा, आपको नहीं मालूम जनता हमारी कहाँ रहेगी? ये दर्द आम जनता का है, आम जनता बोल रही है, दर्द आम जनता का है। मैं मीडिया जुड़ा लोग हमसे फोन करते हैं, हमने कहा भैया क्या करूं, मैं एमडी नहीं पावर कॉर्पोरेशन का, खबर की बात खबर चला दूंगा, बोल दूंगा अकेले, लेकिन करने का अधिकार संविधान हमको कुछ है नहीं। लीजिए, ज्यादा बोलूंगा तो कोई कहेगा भाजपा प्रवक्ता है, कोई कहेगा भाजपा दुश्मन है। चलिए बेबे जवाब दीजिए। होता क्या है गौरव जी, बिजली विभाग में जाड़े से जब गर्मी आती है, अच्छा, तो उस समय डिमांड बढ़ती है। अच्छा, और डिमांड बढ़ने के दौरान ये देखा जाता है, तैयारी क्यों नहीं करते हैं? चुनाव में व्यस्त रहते हैं क्या? सुन लीजिए भाई, हर बार डिमांड बढ़ती है, गर्मी हर बार आती है, हर चीज को पहली बार नहीं आई है। अरे भाई सुन भी तो लिया, सुना दीजिए। हर चीज को नकारात्मकता से नहीं लेना चाहिए। अच्छा, जिन गाँवों की सुनील त्रिपाठी जी चर्चा कर रहे हैं, जिले की मैं चर्चा कर रहा हूँ, गाँव की चर्चा कर रहा हूँ भाई साहब, जिले सीतापुर जिले की बात कर सुन लीजिए। जिन गाँव की चर्चा हो रही है, गांव की, कस्बों की, उन्हीं गांव कस्बों में जब आप देखेंगे कनेक्शन कितने हैं, अच्छा, तो पता चलेगा कि साहब
10 कनेक्शन है। अब नहीं विवेक जी, अब सब कनेक्शन आप कटिया हटा के सबको कनेक्शन दे दिया, और ये आरोप लग रहा है आपका। सुन लीजिए, सबके कनेक्शन हो गए हैं गाँव में, बिल आ रहे हैं उनके। जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अरे सुनिए भाई, गजब भारतीय जनता पार्टी सुन तो लीजिए। हाँ और जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं गौरव जी वो कनेक्शन के कार्डिंग लगे होते हैं। अच्छा लेकिन जब लोड बढ़ना शुरू होता तो ट्रांसफार्मर हाँफने लगते हैं, हाँफने के बाद आगे जल के फूक भी जाते हैं। बड़े ले आइए। नहीं, बड़ा तो ला सकते हैं, लाया भी जाता है। भाई साहब जो फैक्ट्रियां लगी उनको लाइट मिल रही है, लीजिए उनके ट्रांसफार्मर नया खुलासा लीजिए। उनका बिल जाता इंडस्ट्री है। आपने लगवाई है, उन इंडस्ट्री में लाइट अभियान से डिबेट बिजली पे चली गई है। सुन लीजिए चलिए गौरव, सुन लीजिए। जल्दी सुनाइए, मुद्दा पूरा बोलना आप। उसमें बाधा ये आती है कि जी। जो एक्चुअल लोड सैंक्शन होता है उस इलाके का, जी जितने कनेक्शन होते हैं उसके कार्डिंग लोड होता है। अच्छा अब पता चला उससे ज्यादा लोगों ने कनेक्शन कटिया खोद रखी है और ट्रांसफार्मर फूक जा रहा है। अच्छा ट्रांसफार्मर अगर उसी लोड का लगाते हैं जो व्यवहारिक कौन है कटिया लगा रखी है? तो जी जिम्मेदार कौन है कटिया लगाने वाला? आप आपने कौन है? कटिया लगा रखी है तो जिम्मेदार कौन है? नहीं, बिल्कुल हमने कटिया नहीं लगाई, कटिया तो समाजवादी पार्टी के लोग लगाते हैं। हाँ तो लगा 5000 से ज्यादा और हम इसका तो बिल कार्रवाई बंद करते ना। हैं। उसमें कार्रवाई रविंदर करिए ना। रविंदर जी भी मैं कुछ कहूंगा फिर आप बुरा लग जाएगा। नहीं बोल सकते हम हैं। तो वो पार्टी आपने जो जिसने कहा वही मैं भी सत्ता कर में रहा हूं। आने के बाद हाँ। मुलायम सिंह यादव जी से भी उनके बकाये बिल के भुगतान के बिल भेजा है। अच्छा। और लिया है। लीजिए। तो हम तो बकाया भी निपटा रहे हैं। अच्छा। कटिया को कनेक्शन बदल भी रहे हैं। अच्छा। ट्रांसफार्मर भी सुधार रहे हैं। लाइनों में रिपेयर वर्क भी चल रहा है। इस दौरान अगर कुछ दिक्कत आ गई सुनील त्रिपाठी जी को तो इस दौरान थोड़ा सा अगर एडजस्ट पिछले कर ले, पिछले आगे साल- सुधार हो अरे भाई जाए। यहाँ पर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि कटिया समाजवादी पार्टी वाले डालते हैं? पिछले ये कोई साल तरीका है? मुलायम सिंह जी का पूछ लीजिए कितना बिल बाकी था जब सत्ता भाजपा आई है। अच्छा हमने लिया नहीं लिया, खदीज रविंदर जी नहीं लिए। अच्छा जब इटावा के आवास का बिल लिया नहीं लिया बताइए आप। बताइए। बिजली दिया कि नहीं दिया, आपने ये बताइए हमको आप। नहीं, बिजली भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे। चलिए ठीक है। और अच्छी- विवेक भाई यहाँ पर आपको इमरान भाई का जवाब देना है, रविंद्र भाई का जवाब देना है और दराम भाई का जवाब देना है। जी। महंगाई को लेकर इमरान भाई ने कहा कि घोटाले को लेकर अगर वो यहाँ पर गांव चलो अभियान कर रहे हैं तो अलग यहाँ पर तस्वीर पेश होगी गांव की। और रविंद्र भाई ने तो आपको खुला खुला आरोप यहाँ पर लगाया है कि आप केवल अपनी मनमानी कर रहे हैं। तीनों का जवाब आपको देना है, समय कम है, जल्दी दीजिए। देखिए रविंदर जी का जो आरोप है मनमानी का, जी भारतीय जनता पार्टी देश को संविधान के अनुसार चलाना चाहती है, चला रही है। अच्छा जिसने जमीनें कब्जा की, इमरान लतीफ हंस दिए, जमान आपके सम्मेलन की बात हंस दी है। सुन लीजिए। ऐसी क्या बात करी भैया आपने? संविधान के अनुसार चलाने के लिए सुन लीजिए एक उदाहरण। हाँ कॉलेजियम ने जो एक आप जज कहते को हैं। 2 साल पहले प्रमोट करके भेज दिया, आज तक इन्होंने उस कॉलेजियम के आदेश को लागू नहीं किया। जी ये संविधान के अनुसार चल रही है रविंदर जी, कोलोजियम संविधान नहीं है। लीजिए। ये अपना ज्ञान वर्धन कर लें। कोलेजियम संविधान नहीं है। आप ज्ञान वर्धन कर लीजिए। कोलेजियम कि संविधान आपने- नहीं रविंद्र जी। हाँ तो दूसरी आप बात सुन ज्ञान लीजिए। वर्धन- हाँ सुन लीजिए संविधान के अनुसार अगर मुझे उत्तर संविधान देना के तो सुन अनुसार लीजिए। कॉलेजियम बोलते बना रहिए है। बोलते रहिए। जितनी गजब बात जमीनें कर दिया आपके इन्होंने। शासन काल में कब्जा की गई मतलब थी, क्या अब तक अच्छा, अब तक जजों की हमने नियुक्ति रिकॉर्ड भी मात्रा में असंवैधानिक बोलते रहिए। अवैध कब्जे ये छुड़ाए देख हैं। लीजिए। अच्छा अब ये आप भारतीय बता जनता दीजिए कि का आपने ज्ञान कितने देख कब्जे लीजिए किए थे, कुछ बच्चे होंगे वो भी रविंद्र भाई छुड़वा आपने देंगे। कब्जे किए, वो इन्होंने छुड़वाए हैं। आपने कितने आगे आ कब्जे किए थे? जाइए। जो हमारे ये तो इमरान कब्जा लतीफ तो जी भारतीय बता जनता रहे पार्टी हैं। का कार्यालय ही कब्जे पे बना हुआ है। उसको लीजिए। छुड़वा दें सबसे पहले। भाई गिरवा दिए होते अगर आपके शासन में था। अच्छा अगर अब भी है तो आप बता दे। गौरव भाई आपके माध्यम से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ वही है विवेक भाई ना। से। दयाराम भाई प्लीज एक मिनट रुकिए। हाँ बोलिए, बात पूरी कर लीजिए। 73 प्लॉट कब्जा किया था आपने एक मंत्री ने, उसको छुड़वा दीजिए ना। जी वो समाजवादी पार्टी के सांसद थे रविंद्र जी जब उन्होंने अलॉटमेंट लीजिए। कराया था। लीजिए। अपने गिरेबान में झांक के बोला करिए। लीजिए। नंदी ने ठीक, कब्जा हमने किया उस था, पे उसको छुड़वा कैंसिलेशन दीजिए के नोटिस दे दिया है। अच्छा उस राकेश सचान जी का नाम आप लेने परहेज कर हम ले देते हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी के सांसद की हैसियत में उन्होंने औद्योगिक प्लाट अलॉट कराए जी। थे। हमने कैंसिलेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है। अरे वाह। बोलते तो समय मतलब जितने जब बोला करिए तो ये हैं, देखा करिए कि वो उसकी आपने एक उंगली लेते हैं। आपकी तरफ मुड़ी एक नहीं मुड़ी है। अच्छा मतलब जब सारी आप दागी कुलदीप आप सेगर लेंगे, का नाम लेते ये हैं, दागी आप ले लेंगे, ऐसे जब नाम लेते हैं तो हेमंत सोच के बोला बिस्वा करिए। दागी जी। आप ले लेंगे तो ये दागियों का पवित्रीकरण कर रही है क्या भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी तो निर्मल गंगा की तरह है, जो यहाँ पापी आएंगे पवित्र हो अब ऐसा जाएंगे। मत बोलिए। जो भी आएगा भारतीय जनता पार्टी के रीति सिद्धांत के अनुसार उसको चलना होगा। तो माँ अच्छा। गंगा को तो आप पवित्र नहीं कर पाए। माँ लीजिए। गंगा दागियों को साफ पवित्र किया, किया। उनको पवित्र हम नहीं करते, पवित्र तो वो स्वयं पहले से हैं। जी। साफ हमने किया और इतना साफ किया कि अखिलेश यादव ने जाकर के कुंभ में डुबकी लगाई, जो अपने शासन काल में डुबकी नहीं लगाए थे। जी। उसका सर्टिफिकेट अखिलेश यादव खुद है। कानपुर में अच्छा। कानपुर में गंगा 5 माँ पानी जाने लग गंगा गया। को सफाई अभियान को हमारे प्रमाण पत्र अखिलेश यादव ने स्वयं दिया है।
अपने शासन काल में कुंभ में नहाने नहीं गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कुंभ में अखिलेश जी ने डुबकी लगाई है। इनसे पूछ के आइएगा भैया अपने क्यों नहीं गए थे, इनके वाले क्यों चले गए। चलिए ठीक है, ठीक, अब इमरान का जवाब दे दीजिए। चलिए इमरान भाई बोल रहे थे। अब रही बात इमरान भाई की बात, इमरान भाई बोल दीजिए। इमरान भाई जाएंगे, हाँ। अडानी का घोटाला बताएंगे, हाँ। बिल्कुल बताएं, मेरा स्वागत है। ये बताइए, रुक जाइए, अडानी ये भी बताइएगा कि अडानी कौन है, अडानी उद्योगपति कब बने, अडानी को मुद्रा पोर्ट कब दिया गया। हो सकता है आप ना बताए, लोग पूछ बैठे आपसे, उसी के लगे हाथ ये भी बता दीजिएगा कि आम आदमी पार्टी की स्थापना कैसे हुई। हम उनके चेले हैं। अच्छा, उसके बाद तिरंगा लेके निकले थे और फिर मसाज पार्लर तक कैसे पहुंचे। तिहाड़ जेल में हमारा मसाज पार्लर चल रहा, बताइएगा। दिल्ली पुलिस भी हम मांग रहे हैं, नहीं मिल रही है, मिल जाएगी तो थानों में भी मसाज पार्लर खुलेगा। 45 करोड़ की शीश महल की भी चर्चा करिएगा। फिर 1 करोड़ का टेलीविजन का भी वादा कर दीजिएगा सबको। आम आदमी पार्टी अगर पंचायत में जीतेगी तो हर पंचायत में 1 करोड़ का टेलीविजन लगेगा और पंचायत भवनों में 8 लाख के पर्दे लगेंगे। सब वादे कर दीजिएगा जनता से। क्या पता जनता भोली है, कोई आपके फरेब में फिर से फंस जाए। ये फरेब आम आदमी पार्टी करती रहती है। ये उत्तर प्रदेश की जनता है जो आम आदमी पार्टी के फरेब में नहीं फंसती। लेता हूँ, बोलिए इमरान भाई जल्दी जवाब दीजिए, समय कम है। गौरव भाई जी, बड़ा मजा आता है जब ये लोग कहते हैं कि संविधान की बात करते हैं और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो बहुत मजा आता है, बहुत हंसी आती है। अच्छा एक बात और है कि जब तक ये चिन्मयानंद के जो आधिकारिक चेले हैं, अच्छा एक और सी बात है, की बात ना कर ले तब तक इनको मजा नहीं आता है। अच्छा, बहरहाल आम आदमी पार्टी यही बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी। क्या बात, यही चुनौती है। आम आदमी पार्टी इनकी दुखती रज पे हाथ रखते हैं। अच्छा, इन्होंने कैसे घोटाला किया जी, कैसे अडानी इनका मैनेजर बन के काम कर रहा है पिछले 8 वर्षों से 9 वर्षों से, ये तथ्य अगर दुनिया के सामने किसी ने परत दर परत खोलने का काम किया तो वो पार्टी आम आदमी पार्टी, यही आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ी दिक्कत है। अरविंद केजरीवाल की पुरानी प्रेस विज्ञप्तियां देख लीजिएगा। शीला दीक्षित से लेके शरद पवार तक को उन्होंने भ्रष्टाचारी बताया है और आज सबके दरवाजे पे हाथ जोड़े घूम रहे हैं कि भैया हमें समर्थन दे दो, भैया हमें गठबंधन में शामिल कर लो। ये आम आदमी पार्टी की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। अन्ना हजारे जी का जो इफेक्ट था, उनका प्रभाव में जो लोग धोखे में आ गए तो धोखा बार बार नहीं खाएंगे। इमरान जी परेशान न होइए कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। अरे भाई हम तो कह रहे हैं हमारा अडानी भी भाई है, अंबानी भी भाई है, देश का हर उद्योगपति हमारा भाई है, हर नागरिक हमारा भाई है। हम तो कह रहे हैं देश का हर उद्योगपति हमारा भाई है। ये तो आप मनीष सिसोदिया को भाई बनाने से परहेज कर रहे हैं। शराब घोटाला आपने कराया, पैसा आपने कमाया, फंसने की नौबत आई तो जेल भेजवा दिया। ये तो काम आप करते हैं, कह रहे हर भारतीय ठीक है, हमारा भाई है, हमारा भाई है। आखिरी मिनट बाकी है, टाटा, ठीक है, हो गया। सब हमारे उद्योगपति है, सबने देश को समृद्ध करने में योगदान दिया है, सब हमारे भाई है। हो गया, सब भाई। आप कोई कसाई नजर आते हो तो आप कसाई बताते रहिए। बोलिए, आप तो कसाईयों की पार्टी है। दिल्ली में आपने आईबी अधिकारी को चाकू से गोद डाला तो आप तो कसाई है, आपको तो कसाई दिखाई देगा, हमें तो भाई नजर आएंगे। नितिन संदेशा भी इनके भाई हैं, अच्छा, ललित मोदी भी इनके भाई हैं, बिल्कुल मोदी भी इनके बिल्कुल, सारे हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं। लीजिए, सारे हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं। अरे सुन तो लीजिए क्या बोल रहा है वो। सारे हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं। भगोड़क भी आपके भाई है क्या? रुक जाइए, क्या बोल रहे हैं? जो कह रहे हैं वो जिस तो तरह से क्या बोल रहे हैं, पर टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ। सारे हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं। इन्हें आईबी अधिकारी में कसाई दिखता, उसको उन्होंने चाकू से गोद डाला। ये कसाईयों की पार्टी चलाते हैं। अच्छा, हम तो कह रहे हैं सारे हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं। देश का वो एक एक उद्योगपति चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, देश की समृद्धि में अपना योगदान दे रहा है, हमारा भाई है। चलिए ठीक, डायराम बोलेंगे। आखिरी इमरान भाई हो गया, इमरान भाई हो गया, डिबेट ओवर हो गया। हमें अपने भाई पसंद। आखिरी मिनट है, डायराम भाई बोलिए, बोलिए। एक चीज तो ये समझ में आती है गौरव भाई कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस हो, हमारे में सब नंगे हैं। अच्छा, ये सब अपना नाम नहीं लिए, भारतीय जनता पार्टी अपना नाम नहीं लिए।
अपना नाम भी ले लीजिए। मैं बोलता नहीं हूँ जी। तो लीजिए। हाँ। अभी आप देखिए, यही डिफाल्टरों को 2 साल पहले जी आरबीआई ने लिख के दिया था जी। ये लोग दोबारा जो है सरकारी बैंकों से कर्जा नहीं ले सकते, और धीरे से 2000 का नोट बंद हुआ, देखिए फिर खुल गया, फिर उनको कर्जा मिलेगा। अच्छा। कौन सी पॉलिसी हमारे देश में अपनाई जा रही है? जी। जनता के गाड़ी कमाई का पैसा कैसे जा रहा है? अभी गांव में अगर एक किसान 50,000 1 लाख रुपए अगर कर्जा ले ले, बिल्कुल। तो भाई कर्जा ना चुका तो उसका मकान पूर्ण हो जाएगा, जी वो परिवार रह नहीं सकता, आत्महत्या कर लेगा। जी। लेकिन यहीं पे उद्योगपति करोड़ों रुपए गबन करने के बाद उनको डिफाल्टर घोषित करते हैं। ठीक है। अभी आपने देखा होगा 12 या 11-12 जो है जून को दोबारा सरकार ने उनको जो है देने का निर्णय ले लिया। ये किस पॉलिसी पे लिया गया? आवाज बड़ी डिस्टर्ब आ रही है। पहले घोटालेबाज थे। ठीक है, ठीक है। सरकार जो उनको ठीक है, जवाब इनको देना होगा, जवाब इनको देना होगा। ठीक है, ठीक है। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा थी अभियानों के ऊपर, यह चर्चा बिजली पे चली गई, यह चर्चा संविधान पे चली गई, यह चर्चा मसाज पार्लर पे चली गई, और यहाँ पर चर्चा चली गई अन्य जरूरी मुद्दों पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, जनता के मुद्दे छोड़ यहाँ पर अभियान चलते रहते हैं, चाहे जनता से संपर्क के लिए, चाहे संवाद के लिए, और चाहे जनता के बीच अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए। अभियान है, अभी और भी चलेंगे, और जनता के बीच लगातार इस तरह की जो रणनीति है वो पहुंचती रहेगी, और बताते रहेंगे कि हम आपके हैं और आपके लिए लड़ रहे हैं। पर लड़ाई अब तक कोई नजर नहीं आ रही। जनता के जरूरी मुद्दे हैं, उस पर कोई काम करना नहीं चाहता है। सत्ता पक्ष चुनावी मोड में है, विपक्ष चुनावी मोड में है, पर हम जैसे खबरनवीस चुनावी मोड में है, और पर साथ साथ जनता के मुद्दों की बात उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। आज के डिबेट के माध्यम से केवल एक बात समझ में आई है कि यहाँ पर चुनौती जनता के लिए है, ना कि पार्टियों के लिए। क्योंकि मैं यहाँ पर यह बात इसलिए बोल रहा हूं कि पार्टियां यहाँ पर चुनावी व्यवस्थाओं में व्यस्त हैं और एक दूसरे को चुनौती पेश कर रही हैं, पर अगर चुनौती है तो यहाँ पर जनता के लिए है। अब जनता को निर्धारित करना है कि इस बार सरकार किसकी बनवानी है और किससे काम कराना है, क्योंकि अगर सरकार बेहतर बनेगी, सही चुनाव होगा, सही यहाँ पर सरकार आएगी, तो निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर काम करेगी। अब मूल्यांकन आपको करना है पिछले 9 साल के कार्यकाल का, या इस बार नई चीज को तरजीह देनी है। फिलहाल फैसला आने वाले समय में निहित है, पर एक बात तो स्पष्ट है कि लड़ाई दिलचस्प है, और चुनावी रणनीति भी चलती रहेगी, और अभियानों का सिलसिला भी चलता रहेगा। मेहनत करते रहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, चलते रहिए, चलते रहिए। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।